हेलो दोस्तों, खेती का नाम आते ही हमारे दिलो दिमाग में ट्रैक्टर, खेत आदि की तस्वीरें सामने आने लगती है। और एक अच्छी बात यह कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे किसान भाइयों का इसकी तरफ रुझान तो बढ़ा है, साथ ही साथ इसके करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, पीएच होता क्या है, मिट्टी के स्वास्थ्य में पीएच का कितना महत्वपूर्ण योगदान है और क्या मार्केट में ऐसे खाद हैं जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हों। ऐसे तमाम सवालों पे बात करेंगे पूरी जानकारी के साथ। तो मैं आपका दोस्त संजय ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। यदि आप टेक्निकली जानकारी के साथ खेती में कुछ नया करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें हमारी वेबसाइट www.जख्मीफसलोंकाहॉस्पिटल.com पर भी मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्या आप जानते हैं दुनिया की 95% आबादी का पेट भरती है हमारी 22% मिट्टी? जी हाँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यदि हमें बेहतर उत्पादन चाहिए तो मिट्टी के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ हमें उसको बीमार होने से बचाना होगा। पीएच की बात करें तो इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन से के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को नापने का एक पैमाना है जिसमें 0 से 14 मान होते हैं। यदि हमारी मिट्टी का पीएच 6.5 और 7.5 के बीच में है तो हमारी मिट्टी स्वस्थ है। और ऐसी स्वस्थ दशा में हम जितना भी फर्टिलाइज़र देते हैं या खाद देते हैं उसका 80% फर्टिलाइज़र हमारा पौधा ग्रहण कर लेता है। इसलिए पीएच को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी मिट्टी का पीएच 6.5 से कम है तो ऐसी दशा में हम मिट्टी अम्लीय होने लगती है जिसको हम एसिडिक बोलते हैं। और यदि यही मान 7.5 से ऊपर जाता है तो क्षारीयता की ओर, जिसको एल्कलाइन बोलते हैं, उसकी ओर बढ़ने लगती है। आपने अनुभव भी किया होगा यदि हमारी ज़मीन अलग अलग दिशाओं में है और लगभग हम सभी किसान भाई खेती की सारी क्रियाएं एक जैसी करते हैं, लेकिन जब हम आखिरी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होता है। तो इसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण पीएच भी है। दूसरा, आपने जिन किसान भाइयों ने मिट्टी परीक्षण करा रखा है या जो करवाएंगे तो आप उस रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे तो सबसे पहले आपको पीएच की वैल्यू ही पता चलेगी। उसके बाद आपका ईसी पता चलेगा, विद्युत चालिकता, उसके बाद एनपीके की आपको रिपोर्ट सामने दिखेगी। यदि हमारी मिट्टी अम्लीय है, कहने का मतलब 6.5 से नीचे पीएच का मान है, तो उस स्थिति में हमारे खेत के अंदर मैग्नीज और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, खासकर जो हमारे ज़रूरी पोषक तत्व है जैसे कि फास्फोरस, ये बहुत अत्यधिक मात्रा में कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें चूना का उपयोग करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे या आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें चूने का ही उपयोग क्यों करना है। तो देखिए, चूना एक अकार्बनिक कैल्शियम युक्त पदार्थ है। यह हमारी मिट्टी में मिलकर जीवाणुओं में वृद्धि करता है, जिससे होता है क्या है कि नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है। दूसरा, यह जो जीवाणुओं में वृद्धि करता है उनके साथ ही साथ उनकी कार्यक्षमता में को बढ़ाता है, जिससे नाइट्रेट और सल्फेट बनने में मदद मिलती है। अब बात कर लेते हैं, यदि हमारी मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर है तो उस दशा में हमें क्या करना है। देखिए, उस दशा में क्या होता है कि जो हमारे मैग्नीज है और एल्यूमिनियम है ये अधिक मात्रा में कम हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें अमोनियम सल्फेट यानी जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। आप पोटास का भी उपयोग कर सकते हैं अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है, क्योंकि पोटास एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपके पीएच को कम करता है। यदि आपने पोटास के बारे में और जानना है, यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो पोटास के बारे में नहीं देखा तो आप हमारे आई बटन को क्लिक करिए, आपको पूरी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। यहाँ पर किसान भाइयों को एक बात का ध्यान रखना है, जिन किसान भाइयों का मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर है यानी क्षारीय है, तो हमें नाइट्रोजन का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। कहने का मतलब यूरिया का उपयोग हमें ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके पीछे कहानी को समझिए। जो यूरिया होता है वो सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है और जो हमारी मिट्टी क्षारीय होती है वो कार्बोनेट और सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण ही क्षारीय होती है। हम छोटी छोटी क्रियाओं से भी मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि
हो सके तो 3 साल में एक बार ज़रूर गहरी जुताई कराएं। दूसरा, जो फास्फेटिक उर्वरक है उनका हमें विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, खासकर फलीदार फसलें जो खुद वायुमंडल का नाइट्रोजन बनाती है। दूसरा, हमें जो फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको छिड़काव की जगह अगर हम उसको जड़ के पास, तने के पास डालेंगे तो ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। और कोशिश करें कि 1 एकड़ या 2 एकड़ में जैविक खेती को अपनाएं, क्योंकि आने वाला समय जैविक खेती का ही है। क्योंकि आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देंगे तो जैविक खेती का जो ग्राफ है वो पूरा जे का रूम में है। दूसरा, आप जो भी फर्टिलाइज़र डालें वो मिट्टी की जांच के आधार पर ही उसका उपयोग करें। यदि हम ये ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं तो मैं मानता हूँ कि हमारी मिट्टी पूरी तरह स्वस्थ होगी, और जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो हम तो स्वस्थ होंगे ही होंगे और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं आप किसान भाइयों से एक ही अनुरोध करूँगा कि आप हो सके तो पहले मिट्टी परीक्षण कराएं, और जो भी खाद डाल रहे हैं मिट्टी परीक्षण के हिसाब से ही खाद डालें, और पीएच के हिसाब से ही खाद का सिलेक्शन करें। तो दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई भी करता हूं, और बहुत कुछ आपके उन कमेंट के से सीखता भी हूं। तो फीडबैक ज़रूर दें। यदि ये लगता है आपको कि वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपकी फैमिली मेम्बर को किसी तरह की हेल्प कर सकता है मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसानों की हेल्प कीजिए और देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।